हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया कि बच्चों में जो सृजनात्मकता का विकास होता है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ जो है सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि खेल हो गया, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर जो निर्माण संबंधी क्रियाएं हैं इनसे सृजनात्मकता में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा यह गया है कि विकास में सहायक नहीं है, तो हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं जो हैं बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। उसके बाद देखते हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। जो लोग तैयारी कर रहे हो सभी को मालूम भी होगा, और जिनको नहीं मालूम है तो बता देना है। जो फ्रोबेल थे इन्होंने जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका विकास किया था, किंडरगार्टन पद्धति का। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था कि किंडरगार्टन का विकास। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण का उदाहरण क्या है यहाँ पे? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र रंगना। तो अब जो संश्लेषण का उदाहरण है वह हो जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। क्या हो जाएगा? प्रमेय सिद्ध करना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो बालक के शरीर व जो क्रियात्मक विकास की दशा या जो है दिशा होती है, तो यह हो जाएगा, जैसे पहला ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यही वाला सही हो जाएगा कि जो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है वह होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास जो परिणाम होता है वह वंशानुक्रम तथा वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। क्योंकि इसमें से जो बालक का जो विकास होता है इसमें से जो वंशानुक्रम होता है और उसके बाद जो वातावरण होता है दोनों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का बालक के विकास जो है परिणाम है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ जो 7 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर इसलिए है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में
बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्याम पट्ट पर अगर कोई व्यक्ति जो लिख रहा है तो क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। क्या होता है? अच्छी लिखावट। और बड़े अक्षर छोटे अक्षर लिखो, इससे कुछ तात्पर्य नहीं, मतलब अच्छी लिखावट हो जिससे कि बच्चों की चीज़ें समझ में आ सकें। उसके बाद क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उससे अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई बच्चा अगर लेट आता है तो एक शिक्षक के दायित्व होता है कि वो मतलब कारण जानने की कोशिश करे कि किसकी वजह से बच्चा जो है स्कूल लेट आता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों का जो ध्यान इसमें लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है वह यह है कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार प्रबंध करना। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तब यह समझा जाता है कि पद्धति असफल है। क्या जो पूरी पद्धति है शिक्षा की वह असफल हुई है जब कोई बालक या फिर जो कोई विद्यार्थी है असफल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह होती है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मतलब कोई शिक्षक है अपना कोई जो है सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और कोई बच्चा है वह मतलब उस विषय से हट के उससे क्वेश्चन पूछता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। कक्षा के बाद जो है प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। अब देखो यहाँ पे जो 12 वर्ष का बच्चा होगा वो हो जाएगा कौन सी अवस्था में होगा? वह हो जाएगा बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का जो कारण होता है वह होता है विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, तो बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति। अब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो अपने समकक्षी वर्ग के जब पूछा जाए सक्रिय सदस्य बनते हैं तो वह बन जाते हैं किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का संदर्भ यह है मन के कार्यों का अन्वेषण करना। मन के कार्यों का अन्वेषण मतलब मन के कार्यों की खोज करना। उसके बाद क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका शिक्षा को महत्व इसलिए देना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विकास शुरू होता है। तो विकास की शुरुआत कब से हो जाती है? प्रसव पूर्व अवस्था से हो जाती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। और जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो मुख्य 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उसमें से एक है प्राकृतिक बुद्धि। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अब आपसे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको कहते हैं समावेशन। क्या कहते हैं उसको? समावेशन कहते हैं।
अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है नैतिक तर्कणा। क्या कहते हैं उसको? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।